Hello dear students, I am Umasanga Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about neuromuscular blocker or skeletal muscle relaxant. Let's start the topic. Basic introduction. Neuromuscular blocking drugs blocks neuromuscular transmission at the neuromuscular junction. जो आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं या आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है या आपको न्यूरो ट्रांसमिशन या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो बोलते हैं, मतलब एक इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, उस ट्रांसमिशन को क्या करता है, ये ब्लॉक करने का काम करता है, मतलब उसको रोकने का या उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये काम है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या ड्रग्स या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस का। ये क्या करता है, आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें क्या करता है, पैरालिसिस कॉज करता है, मतलब स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस कॉज करता है, कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड स्केलेटल मसल. This is accomplished either by acting presynaptically via the inhibition of acetylcholine. ये है आपको दो मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, या तो वो क्या करेगा, प्री साइनेप्टिकली वर्क करेगा जिसमें वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन का इनहिबिशन करेगा, उसका सिंथेसिस का या उसके रिलीज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और बाय एक्टिंग पोस्ट साइनेप्टिकली, या वो पोस्ट साइनेप्टिकली एक्ट करेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जो आपके मोटर एंड प्लेट या मोटर नर्व एंड प्लेट पे होता है। तो ये दो चीज़ों दो तरीकों से काम किया, या तो ये प्री साइनेप्टिकली वर्क करेगा या पोस्ट साइनेप्टिकली वर्क करेगा। प्री साइनेप्टिकली वर्क करेगा तो ये आपको एसिटाइलकोलिन को डायरेक्ट इनहिबिट कर देगा, और पोस्ट साइनेप्टिकली इनहिबिट करेगा तो ये का उसको रिसेप्टर बाइंडिंग होने नहीं देगा। तो ये होता है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. वाई some drugs act presynaptically, such as botulinum toxin and tetanus toxins. Those of current clinical importance वर्क पोस्ट सिनेप्टिकली. कुछ जो ड्रग्स होते हैं जो आपका प्री सिनेप्टिकली एक्ट करते हैं, जैसे आपके बोटुलिनियम टॉक्सिन्स एंड टिटेनस टॉक्सिन, तो ये आपको क्या करता है, जो आपका पोस्ट सिनेप्टिकली वर्क टाइप ही हो जाता है ये. तो आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट समझ में आ गया होगा कि ये आपका न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन होता है उसको इनहिबिट करने का या उसको ब्लॉक करने का काम करता है. तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन. देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट और आपका डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट. तो एक आपका नॉन डिपोलराइजिंग होता है, मतलब डिपोलराइजेशन होने देता है, एक आपका डिपोलराइजेशन को रोकने का काम कर रहा है. देखेंगे दोनों का मैकेनिज्म क्या है. कुछ एग्जांपल्स है आपको, जैसे ट्यूबरकुलोइन, पेनक्यूरियम, आपका वेक्यूरियम एंड एट्राक्यूरियम एंड गैलामाइन. डीपोलराइजिंग एजेंट में एग्जांपल है आपका सक्सिनाइल कोलिन. मोस्टली सक्सिनाइल कोलिन हो जाता है, यूज हो रहा है आपके क्लिनिकली अभी के टाइम पे, या उसको सक्सामेथोनियम भी बोला जाता है. उसके बाद है आपका डेकामेथोनियम, ये आपका क्लिनिकली यूज अब नहीं होता है. डेकामेथोनियम मतलब आपके 10 कार्बन से बना होता है ये. तो ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, इसका डिटेल में और हम आगे देखेंगे. अब देखते हैं फर्स्ट आपका नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट. जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, दिस ड्रग्स प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ acetylcholine to nicotinic muscarinic receptor of the motor and plate and prevents its depolarization. ये आपका नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट जो क्या है, आपका जो एक्सेस अमाउंट में आपका acetylcholine है निकोटिनिक रिसेप्टर के मोटर एंड प्लेट में, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जिसके कारण से आपका डीपोलराइजेशन भी क्या हो जाता है, आपका प्रिवेंट हो जाता है. इट्स प्रिवेंट्स इट्स डीपोलराइजेशन. तो ये आपका जो एक्सेस अमाउंट में acetylcholine होता है उसको डीपोलराइज प्रिवेंट करने का काम करता है. तो ये आपका नॉन डिपोलराइजिंग या नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट है. अब इसका एक्शन किस टाइप से होता है, एक्शन किस टाइप से होता है, तो ये देखेंगे हम कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपके बहुत सारे ड्रग्स हैं. जैसे आपका अगर हम बात करें डी ट्यूबोक्लोरिन, ये आपका क्यूरारे का एक पार्टिकुलर पार्ट होता है. जिस क्यूरारे मतलब बहुत पहले के टाइम पे यूज होता था, जब जो शिकार करने के लिए जो तीर कमान पे, जैसे किसी एनिमल का शिकार करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको तीर से बेहोश किया जाता था. जो तीर कमान के जो नोक पे या एरो के जो नोक पे लगाया जाता था वही आपके क्यूरारे होता है, जो आपके जो एनिमल है उसके मसल्स को क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है. डेथ नहीं कॉज करता, पैरालिसिस कॉज करता है, जिसके कारण से वो जिस एनिमल पे ये चलाया जाता था उसको पैरालिसिस हो जाता था और वो भाग नहीं पाता था.
तो अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ईच एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैज टू receptive sites and activation of the receptor require binding of both of them. Each receptor site located at one of the two alpha subunits of the receptor. ये आपका आयन चैनल रिसेप्टर है जिसमें से दो अल्फा सब यूनिट है जिसमें आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, दोनों में बाइंड होगा तभी आपका ये ओपन होता है और आपका सोडियम जो आपका आयन है वो इनसाइड दी बॉडी मतलब इनसाइड दी सेल जाता है, जिसके कारण से आपका डीपोलराइजेशन होता है। तो जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट बाइंड टू द मस्करेनिक निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड इनहिबिट द इंटरफेयर विद द बाइंडिंग एंड इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब क्या हो जाता है कि आपका इस एसिटाइल कोलिन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, जैसे आपका बात करेंगे डी ट्यूबरक्लोरीन, ये आपको बाइंड हो जाएगा, ये आपका बाइंड होगा तो ये क्या कर रहा है, एज अ ब्लॉकर वर्क करेगा, तो आपका अल्फा रिसेप्टर में आके बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, ये जो पाथवे है वो ओपन नहीं होगा, जिसके कारण सोडियम चैनल अंदर सोडियम आयन अंदर नहीं जाएगा, मतलब सोडियम और जो चैनल है वो ओपन नहीं होगा, जिसके कारण से अंदर नहीं जाएगा तो जो सोडियम की एंट्री हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाएगी। तो सोडियम एंट्री प्रिवेंट हो जाएगी, जिसके कारण से आपका जो डीपोलराइजेशन है वो नहीं होगा। तो दे आर कॉम्पिटिटिव antagonist combine with the nicotinic acetylcholine receptor या nicotinic cholinergic receptor at the end plate and thereby competitively block the binding of acetylcholine। अब ये क्या हो जाएगा, कॉम्पीट करता है, कॉम्पिटिटिवली बाइंड मतलब उसके साथ कॉम्पीट करके क्या हो जाएगा, खुद बाइंड हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने नहीं देगा। खुद बाइंड हो जाएगा मतलब है कि अब वहां पे एक्शन नहीं होगा, मतलब जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता था, एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तब ये सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम अंदर जाएगा, जिसके कारण से आपका डिपोलराइजिंग होना है। अब यहाँ पे आपका जो ड्रग है नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, जैसे आपका डी ट्यूबरक्लोरीन, ये आपका क्या हो जाएगा, वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा। अगर वो बाइंड हुआ तो बाइंड होने के कारण क्या होगा, ये अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा, अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, यहाँ से सोडियम की एंट्री बंद हो जाएगी, प्रिवेंट सोडियम सोडियम एंट्री प्रिवेंटेड, जिसके कारण से आपका डीपोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब कि अल्टीमेटली आपका जो मसल है, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अल्टीमेटली यहाँ डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है मतलब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या कॉज कर दिया, पैरालिसिस कॉज कर दिया या रिलैक्सेशन कॉज कर दिया। तो ये सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसी भी नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट का। इसका और सिंपल मैकेनिज्म हम देखेंगे आगे कि क्या कर सकता है। तो अगर सिंपली मैकेनिज्म देखें कि आपको इसमें से बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो आपके ड्रग बाइंड विद द निकोटिनिक रिसेप्टर, दिस इज अ निकोटिनिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकोटिनिक रिसेप्टर होता है उसमें जाके ड्रग बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, इट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू दी रिसेप्टर। हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि आपका जो ड्रग है वो आपके प्रिवेंट कर देता है किसको, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन को, रिसेप्टर में बाइंड होने से क्या करता है, इसको प्रिवेंट कर देता है, जिसके कारण से क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑकर्स एज एक्साइटेशन इज इनहिबिटेड। तो आपका रिलैक्सेशन, जो आपके मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा, जो आपके एक्साइटेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर दिया, वो उसने आपके एक्साइटेशन को इनहिबिट कर दिया, जिसके कारण से आपका मसल रिलैक्स हो गया। और यही हमको प्रोसेस में करना था, क्योंकि आपका मसल रिलैक्सेशन का ही काम होता है आपके इस ड्रग का। तो ये सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आपका मसल रिलैक्सेशन कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें कि आपका एसिटाइल कोलिन है, दिस इज एसिटाइल कोलिन, और ये आपका ड्रग है डी ट्यूबरक्लोरीन, ठीक है। तो ये आपका ड्रग डी ट्यूबरक्लोरीन, ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर है न्यूरोमस्कुलर, ये आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है, ये आपका ड्रग हुआ, और ये आपका एसिटाइल कोलिन हुआ। तो अब क्या होगा, डी ट्यूबरक्लोरीन क्या हो जाए, यहाँ पे बाइंड हो गया, ये आपके रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गया, आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पे आके क्या हो गया, ये बाइंड हो गया, ये आपका बाइंड हो गया। अब ये बाइंड हो गया मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव
एंटागोनिज्म हो रहा है, तो ये आपको कॉम्पीट कर रहा है कि इसको एसिटाइलकोलिन को ये बाइंड नहीं होने देगा। एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देगा, अल्टीमेटली आपका जो सोडियम चैनल है वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन बाइंड हो गया, डी ट्यूबरक्लोरीन या ड्रग बाइंड हो गया, जिसके कारण से आपका सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा और सोडियम अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक है, तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और आपका जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा, या इसको हम पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो गया। तो यही हमारा ड्रग का काम है, ये आपके मसल को रिलैक्स करता है, या ये आपके न्यूरोमस्कुलर जो एजेंट है उसको क्या मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर दिया इसने, इनहिबिट कर दिया, जिससे आपका प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये आपका सिंपल हो गया किसका, डी ट्यूबरक्लोरीन या नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब देखिएगा, अ डिक्रीज इन बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स इफेक्ट एट न्यूरॉन ट्रांसमिशन मसल लेस लाइकली टू अगर, क्योंकि आपका एसिटाइलकोलिन का बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं के बराबर, तो इसलिए उसका एक्शन भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल द मोटर नर्व इम्पल्सेस कैन नॉट एलिसिट कंसंट्रेशन सॉरी इन एब्सेंस ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, आपका जो एंड प्लेट में आपको पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्सेंस है, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो आपका जो इम्पल्स है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, और क्या कॉज कर देगा, यहाँ पे स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज हो जा रहा है। तो यही यही आपका वर्क था इस ड्रग का कि ये क्या करेगा, इस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन करेगा, तो आपका जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये आपका वर्क हो गया नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट का या ब्लॉकर्स का। अब एग्जांपल देख लीजिए इसमें से अच्छे से, आपका नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या कहे, या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, या आपको कॉम्पीट करके ब्लॉक करता है। लॉन्ग एक्टिंग बोला जाए तो आपका डी ट्यूबोकुरेरिन, पैनक्यूरोनियम, आपका डॉक्साक्यूरियम और आपका पिपेक्यूरोनियम। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग बोलेंगे तो आपका वैक्यूरोनियम, आपका एट्राक्यूरियम, आपका सीजाट्राक्यूरियम, आपका र्यूरोक्यूरियम, आपका रापाक्यूरोनियम, या शॉर्ट एक्टिंग की बात करेंगे तो आपका म्यूवा क्यूरियम। तो ये आपके ड्रग्स हैं, जिसमें से आपका ड्यू ट्यूबोकुरेरियन आपका बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स, सभी ड्रग्स का नाम दे दिया गया है, सभी ड्रग्स का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, और उसकी क्लिनिकल यूजेस आपका रेयरली यूज हो रहा है, आपका ये वाइडली यूज हो रहा है। आपका ऑनसेट ऑफ टाइम मतलब कितने टाइम में ये अपना एक्शन स्टार्ट करेगा, 300 सेकेंड, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड। ये आपका पैनक्यूरोनियम, पैक्यूरोनियम और आपका एट्राक्यूरियम, ये सब आपके ड्रग है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 60 से 120 मिनट, 12 से 18 मिनट, 30 मिनट से या उससे कम, 30 से 40 मिनट, और आपका 90 मिनट का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। साइड एक्शन, अब साइड इफेक्ट की बात करेंगे, ट्यूबरकुलिन का साइड इफेक्ट क्या है, ये हाइपोटेंशन कॉज करता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉक करके आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है, जो आपके ब्रोंकियल मसल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। मीवा क्यूरियम, ये आपका ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन, आपके जो ब्लड का प्रेशर है इसको कम करने का काम करता है। एट्राक्यूनियम ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन, रीनल फेलियर या हाइपोटेंशन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बीच ने रिलैक्सेशन को क्या कर दिया, मसल रिलैक्सेशन का काम कर रहा है। वेंक्यूरेनियम ये आपका प्रोलॉन्ग पैरालिसिस के लिए, इसका जो साइड इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग पैरालिसिस, मतलब आपको पैरालिसिस प्रोलॉन्ग हो सकता है। पैनक्यूरेनियम का आपका टैकीकार्डिया, ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उन सबके। तो अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक लिखना रहेगा डी ट्यूबरकुलोरिन का, तो आप इसी से लिख सकते हैं कि आपका इसको रेयरली यूज़ किया जाता है, इसका ऑनसेट ऑफ टाइम होता है 300 सेकेंड का, इसका स्टार्टिंग टाइम होता है, मतलब ये आपका 300 सेकेंड में अपना एक्शन दिखाना चालू कर देता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 60 से 120 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब 60 से 120 मिनट तक इसका एक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद इसमें साइड इफेक्ट है आपके हाइपोटेंशन, तो ये आपके सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, ड्रग्स भी हैं, सबको आप डिटेल में एक एक करके भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, जो है आपका डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। दे प्रोड्यूस एन एक्सेसिव depolarization which persist for longer duration of neuromuscular junction, primarily because they resist to hydrolysis by the true acetylcholine stress
एट द प्रेजेंट इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो आपका डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होता है वो आपका एक्सेसिव डीपोलराइजेशन कॉज करता है, एक्सेसिव डीपोलराइजेशन कॉज करता है, जिस जो आपका क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्सेसिव आपका डीपोलराइजेशन कॉज करता है, वो आपकी जो लंबे समय तक चलता है, जो आपके लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए आपको जो डीपोलराइजिंग एजेंट है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्या करेगा, आपका जो हाइड्रोलिसिस होता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस का, वो आपको उसको क्या करता है, ये रेसिस्ट करने का काम करता है। एट प्रेजेंट ओनली अ सिंगल डीपोलराइजिंग एजेंट इस क्लिनिकल यूज, आपका सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन हो जब बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट के फॉर्म में। और भी ड्रग्स हैं, जैसे आपका डेकामेथोनियम में आपका C10 होता है, मतलब 10 कार्बन से होता है, तो ये भी आपका ड्रग है जो अब रेयरली यूज होता है। तो जो मोस्टली यूज होता है वो होता है आपका सक्सिनाइल कोलिन। तो सक्सिनाइल कोलिन इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट विच इज यूज्ड मोस्टली एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, अदर ड्रग में आपका डेकामेथोनियम। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आपका सक्सिनाइल कोलिन होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो आपका सक्सिनाइल कोलिन या डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये दो फेज पे डिपेंड करता है, दो फेज पे डिपेंड करता है। तो उसमें से आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दो फेज में आपका फर्स्ट है डीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज मतलब ये क्या कर रहा है, आपका डीपोलराइजेशन कॉज करता है, तो इसको हम फेज 1 बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ड्रग बाइंड विथ निकोटिनिक रिसेप्टार, जो आपका एनएम रिसेप्टार होता है, निकोटिनिक रिसेप्टार एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो निकोटिनिक रिसेप्टार है उसमें जाके ड्रग बाइंड होगा। ड्रग एग्जांपल में आप ले सकते हैं सक्सिनाइल कोलिन, बाइंड होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम चैनल, ये आपका सोडियम और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है। तो यहाँ से ओपन करने के बाद क्या होता है, जो आपका सोडियम और कैल्शियम आयन है वो आपके सेल के अंदर आएगा। सेल के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, एक्साइटेशन कॉज करेगा। एक्साइटेशन कॉज करेगा तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। हमने डीपोलराइजेशन पढ़ा है, तो ये आपका डीपोलराइजेशन, ये आपका डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होता है जिसके कारण से आपका क्या होता है, यहाँ पे मस्कुलर फैसिकुलेशन या मसल ट्विचेस कॉज होता है। डिप्रेशन का मसल ट्यूशस, मतलब इसको हम बोलते हैं जैसे मसल्स में मरोड़ आना बोलते हैं ना, वैसे ही कॉज होता है आपका जब ये फेज 1 में एक्शन करता है। अब सक्सिनाइल कोलिन क्या किया, डीपोलराइजेशन कॉज कर रहा है, मतलब यहाँ पे मसल फैसिकुलेशन या मसल ट्विचिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या, मसल फैसिकुलेशन का मतलब है आपका जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, आपका पैरालिसिस कॉज करता है। यहाँ पे आपका जो डिपोलराइजिंग एजेंट होता है वो आपका फैसिकुलेशन, मसल फैसिकुलेशन कॉज कर रहा है, यहाँ पे मरोड़ कॉज करता है, मसल्स में मरोड़ कॉज कर रहा है। तो ये आपका फेज 1 हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपका फेज 1 के बाद फेज 2 आएगा। तो फेज 2 में क्या होता है, आपका फेज 2 में आपका जो ड्रग है वो क्या करेगा, डीसेंसिटाइजिंग फेज। ये आपका जो सेकेंड फेज है वो डीसेंसिटाइजिंग फेज होता है, या फेज 2 इसको हम बोल रहे हैं। तो डीसेंसिटाइजिंग फेज का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू दी सक्सिनाइल कोलिन, आपका क्या हो जा रहा है, कंटिन्यू आपका जो कंटिन्यूअस एक्सपोजर है किसका, सक्सिनाइल कोलिन का। सक्सिनाइल कोलिन का कंटिन्यूअस एक्सपोजर होने के कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज इन द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इट्स गेट री पोलराइज्ड। मतलब आपका जो बार बार हम क्या कर रहे हैं, मतलब सक्सिनाइल कोलिन का जो कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है उस पर्टिकुलर रिसेप्टार पे, जिसके कारण से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। तो ये आपका डीपोलराइज, उसके बाद ये आपका रीपोलराइज हो जाता है, रीपोलराइज हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, मतलब कि वो सेंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाता, जिसके कारण से क्या हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ दी मसल्स। अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है, सॉरी एक्शन पोटेंशियल है, वो रेस्टिंग से भी नीचे चला जाता है, जिसके कारण से आपका पैरालिसिस ऑफ दी मसल कॉज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे दो मैकेनिज्म देखा, उस दो मैकेनिज्म को हम अब जो डायग्रामेटिकली समझते हैं कि आपका दोनों मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो डायग्रामेटिकली की बात करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम फेज 1 की बात करें, फेज 1 की बात करेंगे तो फेज 1 में क्या हो जाएगा, आपका फेज 1 की बात करेंगे तो ये आपका सक्सिनाइल कोलिन है। सक्सिनाइल कोलिन जो आपका ड्रग है, तो ये ड्रग जब बाइंड हुआ, तो ये फेज 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीप बाइंड हुआ, जिसके कारण से आपका मेम्ब्रेन पे बाइंड हुआ, जो आपका एसिटाइल
निकोटिनिक रिसेप्टर में बाइंड हुआ, जिसके कारण से इसने क्या किया, जो चैनल है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम चैनल है उसको ओपन, वो आपका चैनल जो है ओपन हो गया, जिसके कारण से आपका सोडियम अंदर आया और यहाँ पे सोडियम का अमाउंट बढ़ा। तो सोडियम का अमाउंट बढ़ता है जिसके कारण से आपका क्या होता है, डीपोलराइजेशन कॉज होता है। तो ये आपका डीपोलराइजेशन, ये आपका सोडियम के कारण कॉज हुआ, ठीक है, डीपोलराइजेशन कॉज हुआ। तो अब ये क्या हो गया, आपको फेज 1 हो गया, तो अब डीपोलराइजेशन कॉज हो गया। अब फेज 2 आता है, तो फेज 2 में क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन कॉज रीपोलराइजेशन। तो जिसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका रिसेप्टर है, वो क्या हो जाएगा, डिसेंटिसाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ ये आपका बंद हो गया, डिसेंटिसाइज हो गया, जिसके कारण से यहाँ पे सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। सोडियम की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, सोडियम की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी, जिसके कारण से आपका सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये आपका डिसेंटिसाइज फेज हो जाता है, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, मतलब आपका जो मसल है वो क्या हो जाएगा, अंदर कोई सोडियम गया ही नहीं, इसलिए आपका वो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस कॉज हो जाता है, पैरालिसिस कॉज हो जाता है। तो यही आपके ड्रग का जो वर्क होता है कि वो आपके मसल को रिलैक्स कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे डिसेंटिसाइजिंग फेज में आपका जो सोडियम की एंट्री बंद हो गई, जिसके कारण से आपका मसल जो है पैरालिसिस हो गया या रिलैक्स हो गया। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका डीपोलराइजिंग एजेंट का या डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का, जिसमें एग्जांपल है आपका सक्सिनाइल कोलिन। तो हम देखते हैं सक्सिनाइल कोलिन किस टाइप का ड्रग होता है। सक्सिनाइल कोलिन, उसका डोज, आपका क्या डोज, सक्सिनाइल कोलिन द डोज ऑफ सक्सिनाइल कोलिन रिक्वायर्स फॉर ट्रैकियल इंट्यूबेशन इन एडल्ट इज 1.1 टू 1.5 mg पर kg। तो सक्सिनाइल कोलिन जो आपका अगर मसल रिलैक्सेशन ब्लॉक करना है, मतलब मसल रिलैक्सेशन कॉज करना है, तो जो ट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है, ट्रैकियल इंट्यूबेशन मतलब, इंट्यूबेशन का मतलब एक ट्यूब जिसको अपन ट्रैकियल रूट से बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, जो आपका बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो उसका जो डोज होता है 1 टू 1.5 mg पर kg होता है। This dose produce profound block within 60 seconds, which is faster than any other neuromuscular blocking drugs। जो आपका जो ये आपका डोज है वो आपका 60 सेकेंड में ये आपका जो असर है वो करना चालू कर देता है। प्रोड्यूस प्रोफाउंड ब्लॉक मतलब ये ब्लॉकेज का काम चालू कर देता है 60 सेकेंड में, जो कि सारे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है उससे ज़्यादा होता है। बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये आपके 5 से 10 मिनट के लिए होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो कम होता है। बिकॉज प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज, जो आपके प्लाज्मा में कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होते हैं उसके कारण से, क्योंकि वो क्या करता है, आपका हाइड्रोलाइज सक्सिनाइल कोलिन, उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। तो ये आपका सक्सिनाइल कोलिन हो गया। तो अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो ड्यूरेशन ऑनसेट ऑफ एक्शन है 60 सेकेंड का होता है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 से 10 मिनट का होता है, और इसका 1 टू 1.5 जो mg पर kg डोज रिक्वायर्ड होता है ट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। तो ये हो गया आपका सक्सिनाइल कोलिन। इसका अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो एडवर्स इफेक्ट आपको क्या क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया या आपके हार्ट जो फंक्शन है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। मसल पेन डे आफ्टर सर्जरी ड्यू टू इनिशियल फेसिकुलेशन, आपका सर्जरी के बाद मसल्स पेन चालू हो जाता है, क्योंकि आपका इनिशियल मतलब इसका जो फेज फर्स्ट होता है उसमें इसने क्या किया, मसल्स में मरोड़ कॉज करता है या फेसिकुलेशन कॉज करता है, जिसके कारण से आपको मसल्स पेन हो सकता है सर्जरी के जस्ट बाद। हाइपर कैलेमिया या आपका जो आपके बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है या आपका पोटेशियम का लेवल होता है उसको भी ये कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे हाइपर कैलेमिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो बॉडी में पोटेशियम का लेवल है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है, या ब्लड में पोटेशियम की लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट हो गया सक्सिनाइल कोलिन का। अब हम बात करें तो थेराप्यूटिक यूज की बात करेंगे तो आपका फैसिलिटेट एंडोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन, ये आपका अगर एंडोस्कोपी करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा ड्रग होता है कि आप इस ड्रग को यूज कर लीजिए, फिर आप इन एंडोस्कोपी कर सकते हैं या इंट्यूबेशन कर सकते हैं। अस एडजुवेंट इन जनरल एनेस्थीसिया टू इंड्यूस मसल रिलैक्सेशन, तो आपका मसल रिलैक्सेशन के लिए इसको एनेस्थीसिया के रूप में भी काम किया जा सकता, वो मतलब इसका यूज किया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक
सर्जरी, जो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है उसमें भी आपको ये यूज करते हैं। तो इस आपका ये सब क्या हो गया, इसका यूज हो गया है। तो ये सब आपके जो सक्सिनाइल है उसका ये ड्रग होता है। तो अगर आपके कोई भी मसल से रिलेटेड आपको सर्जरी करना है तो उसके लिए आप इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। जैसे ड्रग है आपका सक्सिनाइल कोलिन, तो ये आपके थेरेप्यूटिक यूज में, ये आपका कुछ कुछ जो यूजेस हैं आपका एंडोस्कोपी, इंट्यूबेशन में और आपका जनरल एनेस्थीसिया के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है, और आपका आर्थोपेडिक सर्जरी में भी सक्सिनाइल कोलिन को यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। थैंक यू।